बताया कि पीछे फोटो। हाँ हाँ, साइड साइड। ठीक है। और थोड़ा पीछे चलिए, कॉलेज अरे नहीं है। हो रहा है हमारे बीच इस पुस्तक विमोचन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो रहा है। संप्रति राजनीति में ऐसे बहुत कम जननायक होते हैं जिनका जन्म संघर्ष हो इस रूप में अपने बीच पाकर अंत शिक्षा महाविद्यालय रीवा आदरणीय डॉक्टर RN पटेल सर स्वस्थ वाचन के लिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यो चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि। वागेश्वरी माँ बीणा पाणी की आराधना में ये देववाणी के स्वर दे रहे थे। आदरणीय के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी सभासदों को आमंत्रित करता हूँ से बाहर आकर वो हमें एक प्रेरणा देने जा रही है। इस अवसर पर मैं लेखक द्वय महोदय का प्रतिष्ठा पुष्प बैच लगाकर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। गौरवशाली क्षण है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम अपने बीच पा रहे हैं। राष्ट्र प्रेम और जीवन मूल्यों से भरी शिक्षा के संदर्भ में इस नीति और स्कूल शिक्षा पर केंद्रित इस पुस्तिका के विमोचन अवसर पर आपको अपने बीच पा रहे हैं, जिन्हें राष्ट्र प्रेम और न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत अपने पूज्यपाद पिताजी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। तभी आप प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के पीठाधीश पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। बैच लगाकर स्वागत करेंगे हर्षित मिश्रा सर, जिन्होंने हमारे इन लेखक द्वय को इस कालजयी यात्रा के सहभागी और सारथी बनने का प्रयास किया और आज विमोचन के इस भव्य अवसर से हमें सबको रूबरू होने का अवसर दिया। हर्षित मिश्रा जी, मनोज तिवारी जी पत्रकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया जॉइंट डायरेक्टर सर का प्रतीक पुष्प लगाकर स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। हम इस अवसर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप डीओ सर को प्रतिष्ठा पुष्प बैच लगाकर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच SGFI से लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजे गए और खेल जगत के पुरोधा के रूप में स्थापित रहे श्री मोहन तिवारी जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम प्रतिष्ठा पुष्प से स्वागत और अभिनंदन के सहयोगियों को आमंत्रित कर रहा हूं।
हमारे लेखक जो है श्री शिवानंद तिवारी और आदरणीय डॉक्टर रंजना मिश्रा, जिनकी एक राष्ट्र प्रेम और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष विज्ञानी के द्वारा सिफारिश की गई इस नीति के अनुसरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। मिश्रा और श्री शिवानंद तिवारी जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए बड़े गौरवशाली आह्लाददायी क्षण है ये। मैं क्रमशः शिवानंद तिवारी जी और डॉक्टर रंजना मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे सभी मंच संचालक लोक शिक्षण विभाग संभाग विभाग आदरणीय श्री एस के त्रिपाठी जी का बुके देकर स्वागत, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का स्वागत करें आप। प्राचार्य जिन्होंने हमारे अपना आशीष और मार्गदर्शन दिया, आदरणीय डॉक्टर रामनरेश जी पटेल सर का पुष्प गुच्छ देकर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हर्षित मिश्रा सर को कि कृपया ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने हमारे इन दो शिक्षकों के अहर्निश प्रयासों को एक आकार देने में और इस मुकाम तक में और प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्षित मिश्रा जी। जनपद अध्यक्ष महोदय गंगेयो हमारे बीच उपस्थित हैं और तालियों की कमी थोड़ा कष्टकर प्रतीत होती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर रामा विलास मिश्रा जी, सेवानिवृत्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजमणि शर्मा, शाखा प्रबंधक मध्यांचल बैंक, कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं जिला शिक्षा अधिकारी सीधी आदरणीय पीएल मिश्रा सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री मोहन तिवारी जी को कि कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री नीरज तिवारी, कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। सभासदों के बीच हमारे इस विमोचन अवसर पर सीएम राइज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर वरुणेंद्र प्रताप सिंह जी विराजमान हैं। मैं उन्हें मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। इस पुस्तक के लेखक शिवानंद तिवारी आपके विद्यालय में ही आचार्य पद पर कर्तव्यस्थ हैं। अमित मिश्रा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्री अमित मिश्रा जी, जिला प्रबंधक NRLM जिला पंचायत रीवा, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहारों से स्वागत और अभिनंदन करें। हेलो हम लोग मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमरीश शर्मा अंबर को कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पहार देते हुए उनका आशीर्वाद लें। मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा और हर्षित मिश्र के सुपुत्र यशोवर्धन मिश्रा जी के भविष्य को आप उत्साह दें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हुए
आदरणीय श्री पीपी मिश्रा जी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पहारों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शब्दों से, भावों से और भावनाओं से अपने स्वागत और अभिनंदन के भाव व्यक्त करने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ लेखक डॉक्टर रंजना मिश्रा को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पधारें। और सभी शिक्षाविद हैं, रंगकर्मी हैं और साहित्य और सृजन के क्षेत्र के महारथी हैं। आज ये गौरवशाली क्षणों में आप इनका इस सभागार में, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के इस सभागार में बहुत सर्वप्रथम मैं मां बरदायनी को नमन करती हूँ। आज शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा के इस शानदार सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 श्रेष्ठ चुनौतियां और समाधान की पहल पुस्तक के विमोचन समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि की आसंदी में विराजमान हमारे प्रदेश के गौरव मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ। माननीय आपकी गरिमामय उपस्थिति ने निश्चित ही हमारा मान और मैं माननीय त्रिपाठी सर का मिलता रहा है। मैं माननीय जी का आज के इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीपी उपाध्याय जी, जिन्होंने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें प्रेरणा दी है, मैं माननीय जी का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्य के विशेष विद्वान रीवा जिले की शान श्री राम नरेश निष्ठुर जी, मैं माननीय जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमें सदैव प्रेरणा देते रहे जिला सीधी के बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच पर आसीन हैं हमारे पूज्य पिताजी एवं पूज्य ससुर जी, जिनके आशीर्वाद से आज यह शुभ अवसर हमारे जीवन में आया है। मैं आदरणीय जन का हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। मंच पर आसीन मेरे सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं डाइट प्राचार्य श्री एस.एन. शर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच रीवा डीपीसी श्री डी.के. मिश्रा जी उपस्थित हैं। जय हिंद जय भारत। चर्चा करेंगे, इसलिए अपने इस विचार को बहुत विस्तृत रूप न देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक में हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारी ये पुस्तक आप सभी संस्था प्रमुख एवं शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। लेकिन अक्षर चंदन डोली से श्रीमान आपका अभिनंदन, भाव पुष्प स्वीकार करें, नित नित वंदन नित अभिनंदन। माननीय श्रीमान आपके शुभागमन से
से पुण्य जगे, हाथ जोड़कर विनय करें, स्वीकारें स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। बहुत बहुत एक युगांतरकारी दिगंतरकारी पहल है और इसमें हमारे शिक्षक साथियों के अहर्निश प्रयासों का खाका है, पूरा लेखा जोखा है। इसी को लेकर आज आपके बीच ये उपस्थित हुए हैं। आपके अंबर भर आशीष की अपेक्षा के साथ मैं इस विमोचनार्थ पुस्तक की संक्षिप्त प्रस्तावना के लिए लेखक साथी श्री शिवानंद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपनी पुस्तक के विषय में कुछ कहें। आज यहाँ का वातावरण सुशोभित हो रहा है। हम सब आह्लादित हैं, हम सब हर्षित हैं कि आपका आशीर्वाद एक छोटे से समारोह को आपने जितने बड़े हृदय से दिया है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय जी, हम आपके उस विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं जो संघर्षों की एक लंबी गाथा आपके जीवन से जुड़ी हुई है। लगभग 1993 से लेकर के यह पुस्तक किस तरह से किस यात्रा से होकर गुजरी, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचनी आवश्यक है। यद्यपि लेखक की ओर से निवेदन जो हमारी श्रृंखला है उसमें हमने सब कुछ लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय अध्यक्ष महोदय 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरीरंगन साहब की अध्यक्षता में जो समिति गठित थी, उस समिति ने देश के समक्ष उस नीति को रखा। नीति में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा के सभी सोपानों पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, हम अधिकतम शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, आप पूरी नीति पढ़िएगा, पूरी नीति पढ़िएगा, बहुत संजीदगी से पढ़िएगा, समय देकर के पढ़िएगा। जब हमने इस नीति को पढ़ा और एक शिक्षक संगोष्ठी माननीय अध्यक्ष महोदय लोक शिक्षण संचालनालय पूरे राज्य भर के शिक्षकों से कराता है और उसमें संभाग में जब प्रथम आया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जब मैं शामिल हुआ तो रंजना जी उस ऑनलाइन संगोष्ठी में शामिल थी और उन्होंने जब मेरी संगोष्ठी संपन्न हुई, सभी लोग बोल चुके तो उन्होंने कहा कि सर आपका पहला नंबर आना चाहिए, सबसे अच्छा आपने बोला, आपने बहुत शोधपरक बोला और माननीय अध्यक्ष महोदय आपके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने यह बात को महसूस किया कि इस पुस्तक को, इस पूरी नीति को पढ़ करके समझना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत से जटिल शब्द हैं और एक बहुत बड़ी वो अपने आप में एक उसका स्वरूप है, क्योंकि सभी प्रकार के शिक्षा के जो क्षेत्र है उसके अंदर सम्मिलित हैं और बतौर खास उसमें कई बातों का दोहराव किया गया है। यद्यपि मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी बात रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा इसका सारांशीकरण होना चाहिए, मुख्य जो इसकी बातें हैं वो शिक्षकों तक पहुंचे तो शिक्षक आसानी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन शिक्षक नहीं समझेंगे तो उसका क्या। और आज भी वो यूनिसेफ के साथ स्कूल शिक्षा को लेकर के सतत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने कहा ये पुस्तक बहुत अच्छी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, मैं इसकी भूमिका लिखना चाहता हूँ। तो इस मायने में हम अपने सही रास्ते पर है जब विद्वानों ने इसमें सहमति दी। राज्य शिक्षा केंद्र के डॉक्टर दामोदर जैन जी, तमाम लोगों को पहले मैंने पढ़ाया, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ लिख तो रहा हूँ, क्या इतनी उपयोगिता हो, कितनी उपयोगिता नहीं हो, क्या प्रश्न उठे। तो मैंने सभी लोगों से इसको जज्बाया। जांचने के बाद सभी ने मेरी हौसला अफजाई की, सभी ने मेरी पीठ थपथपाई और मैंने उसके बाद मैं इसमें तेजी लाया और इस काम को पूरा करने के हमने पूरी कोशिश की। हम इसको अनुगूंज कार्यक्रम के साथ चाहते थे विमोचन हो, लेकिन माँ भगवती को कुछ और मंजूर था कि इसका अलग से कोई कार्यक्रम हो, जैसा मंजूर था वैसा हो पाया। इस पुस्तक में 3 काम आपके काम के हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर बदलाव करना है सकारात्मक आपको तो केवल एक अस्त्र आपके पास है, शिक्षा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है, जैसा कि सबको यही लगता होगा, इससे मैंने इस दिशा में काम करने की शुरुआत की है और एक आगे की योजना पर बात करके और बात को समाप्त करूंगा। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि दुनिया भर के देशों में पेरेंटिंग को लेकर क्या काम हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ। मेरा विजन कहता है कि पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स को तो ये लगता है कि मैं 3000 रुपए में के लिए सीएम राइज रीवा के पीके स्कूल के प्राचार्य आदरणीय श्री वरुणेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया संक्षेप में अपने विचारों को रखें।
न करे आज के इस माई पे बड़ी गरिमा शिकायत करे में आयोजन के माननीय मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय गौतम जी, हमारे गंगेय जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विकास तिवारी जी, हमारे संभाग के हमारे अभिभावक, हमारे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण आदरणीय एस त्रिपाठी साहब, हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय उपाध्याय जी, हमारे साहित्यिक क्षेत्र के गुरु आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने मैं वहाँ भी थोड़ी देर रहा, यहाँ भी उनको सुनने का मौका दोबारा मुझे मिल रहा है। मैं एक निवेदन थोड़ा सा ये करूँगा आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कि हमारा जो जीवन होता है उसमें ऐसे 3-4 क्षेत्र हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारे जीवन शैली पर रहता है। एक तो धर्म योगदान होता है, लेकिन इन चारों में अगर उचित समन्वय ना हो तो बात फिर बिगड़ती है और ये समन्वय स्थापित करने का काम शिक्षा के द्वारा ही संभव है। एक अच्छी शिक्षा ही इन सारे विचारों का समन्वय हमारे अंदर स्थापित करती है और इस नाते बनाने के लिए और विश्व के स्तर की जो ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, वैश्विक जो चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए सक्षम मानव संसाधन बनाने के लिए जो शिक्षा नीति हमारी लाई गई है, शिक्षा नीति 2020, उस पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। नई शिक्षा नीति को मैं जब प्राचार्य हुआ तो मुझे कई जगह ऐसा लगा कि ये अगर होता तो अच्छा होता। जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पहली दूसरी में आते थे पहले पढ़ने, तो कहीं न कहीं उसमें ऐसा लगता था कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में ये होने लगती थी। नई शिक्षा नीति में इस जरूरत को समझा गया। चीन पूरे विश्व के बाजार में आज अगर दिख रहा है तो इसलिए दिख रहा है कि उसके पास बहुत सस्ते में ये क्षमता है, उसके पास वो स्किल्ड हैंड्स हैं कि सस्ते में वो सामग्री बना लेता है। हमारे यहाँ इस नई शिक्षा नीति में 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। हम ये कहते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा पढ़ने में लग जाते हैं तो बहुत अच्छा क्रिकेटर में नहीं मिलता है। रुचि के विषय का कॉम्बिनेशन एक निश्चित स्ट्रीम न होना, हम फिजिक्स के साथ चाहे तो तबला सीख लें, हम केमिस्ट्री के साथ चाहें तो खेल को ले लें। इस तरह की स्वतंत्रता युक्त शिक्षा जहां हमारी रुचि हो, जहां हम अच्छा कर सकते हो, जो हमें अच्छा लगता है, उन विषयों का चुनाव, ऐसी बहुत सारी बातें शिक्षा नीति में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा नीति पर सार्थक इस संवाद के लिए, इस गरिमा में आयोजन के लिए जो वजह आज है, जो जिस वजह से हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दृष्टि चुनौतियाँ और समाधान, इसको लिखने वाले हमारे साथी सेवानंद तिवारी जी हमारे ही स्टाफ के सदस्य हैं। इस बात का मुझे खास तौर से गर्व रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए, लेखक द्वय के लिए और नए वर्ष का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद हम अपने यहाँ मंचासीन अतिथियों के विचारों को सुने। इसके पूर्व हम इस पुस्तिका के विमोचन के लिए बुद्धि के बल पर जिसे पहले लिखा था, आज उसको बाह के बल पर लिखो, इनके प्रयासों को आज एक आकार मिल रहा है। जोरदार तालियां ये रंगीन जिल्द से बाहर आप सबके लिए सुलभ होने जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, ये गौरवशाली क्षण, हमारे उमंग और उत्साह को बढ़ाने वाले क्षण, जिसमें हमारे इन रचना धर्मियों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक आशीर्वाद मिलेगा आपके करकमलों से। आज इन्हें जो अंबर भर स्नेह बरसा है, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता के। कृपया अपने विचारों को रखें आदरणीय डीओ साहब। नई शिक्षा नीति 2020 स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक और हमारे संभाग के संयुक्त संचालक
आदरणीय त्रिपाठी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में ये संभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। ऐसे कुशल मार्गदर्शक को पा करके हम हर्षित हैं और उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर्यन पटेल साहब उपस्थित हैं, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इस मंच पर उपस्थित सभी महान विभूतियां खेल जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हमारे बीच में आदरणीय मोहनलाल तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और विभिन्न हमारे सभी जो अतिथिगण इस मंच पर उपस्थित हैं, हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे सामने उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथी, आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखिए हमारी नई शिक्षा नीति जो 2020 में आदरणीय बात देते हैं, उनके प्रयास की हम प्रशंसा करते हैं और ऐसा ही हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे शिक्षक जगत के ऐसे महान शिक्षक साथी अपना ऐसा प्रयास समाज के लिए करते रहे। रामचरितमानस की रचना करके रामायण को सरल बना करके समाज के लिए उपयोगी बना दिया। उसी प्रकार से हमारे ये दोनों शिक्षक इस महाकाव्य को सरल बना करके अपने शिक्षकों के लिए उपलब्ध करा दिया, इसलिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और यदि इस तरह से उनका प्रयास न होता तो हम लोग उसको, हमारे साथी जो है, निश्चित रूप से उसको पूरी तरह से समझने में उसको समय लगता या उतना इंटरेस्टिंग ना होता, उतना उनकी रुचि ना होती। इसलिए वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। क्योंकि समय कम है, देखिए हमारे बीच में महान शिक्षाविद और महान विभूतियां उपस्थित हैं, इसलिए मैं केवल संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि नीति चाहे जो भी हो, जब तक हम लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे शिक्षक साथी सामने बैठे हुए हैं, हमारी जो आज शिक्षा जगत की दुर्दशा है, उसके लिए मैं ये अपने कारुणिक सत्य व्यक्त कर रहा हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे तरस आती है। और इसीलिए मैं आज इस सभा में ये कह रहा हूँ कि नीति चाहे जो भी बने, जितनी भी बढ़िया नीति बने, लेकिन जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि ये नौनिहाल बच्चे मेरे हैं, ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, तब तक इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने चूंकि उनकी मंशा को मैं समझता हूँ, वो इस आडंबर की दुनिया को पसंद नहीं करते हैं, वो वास्तविकता का जीवन जीने वाले हैं। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि नीति को तो पढ़िए, लेकिन अपने आप को पहले इस समाज के लिए, इस देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपके सामने उदाहरण है, जीजू भाई को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन एक वकील होकर के एक महान शिक्षाविद के रूप में अपने आप को इस राष्ट्र में स्थापित किया है। इसलिए आप अपने अंदर वो भाव जागृत करिए कि हमें जो ये कर्तव्य मिला है, ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें धरती पर भेजा है, उस कार्य को हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करें। बस यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य महोदय को आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करें। एक तो परंपरा से हटकर अभी कई लोग मीमांसा, विवेचना, विश्लेषण इसके संबंध में रखते हैं, फिर इसके बाद मैं बोलता तो ज़्यादा ठीक होता, परंतु एक कार्यक्रम और लगा हुआ है, वो शायद वो बार बार टेलीफोन कर आगे आइए आइए आइए। इसी तरह से वरुण प्रताप सिंह जी हमारे साथ लाल वहाँ थे, वहाँ भी छोड़ के भागना पड़ा है, आप तो साथ में नहीं थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर हमारी लेखिका रंजना मिश्रा जी, उनके साथी सेवा ने मिलकर के किताब लिखी, जिसके विमोचन अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम
डॉक्टर रवीना जी के पिताजी, ससुर जी, उनको भी धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मदद के बिना हो नहीं सकता था। चिंता मत करो, सब पकड़ लेगा। आवाज हमारी शुरू होने में सब पकड़ लेगा, चिंता करने के लिए। एक बार जब शुरू हो जाता है तो बड़े बड़े मालिक सब पकड़ते रहते, चिंता करने के लिए। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, यू टर्न लेना है। नई शिक्षा नीति, चलती हुई शिक्षा नीति के उल्टा जाना है, यू टर्न जिसको अपन कहते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? तो यदि हम देखें तो जब ये समाज असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ रहा था, सभ्य समाज की तरफ हम जा रहे थे, उसी समय शिक्षा की जरूरत हो गई। शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की जरूरत हो गई, और दोनों में मैं अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। शिक्षा से भी ज्ञान मिलता है और विद्या से भी ज्ञान मिलता है। तो फिर आप प्रश्न खड़ा कर सकते हो कि शिक्षा विद्या में फर्क क्या है? शिक्षा है विषय के आधार पर प्राप्त होने वाला जो हमारे सामने आता है, उससे ज्ञान मिलना। और विद्या का मतलब होता है कि उस शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार का, हमारी परंपरा का, हमारे संस्कृति का ज्ञान हो। वो विद्या माध्यम जिसके माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और यही चूक आखिरकार वो कौन सी वजह थी कि एक समय में हम विश्व गुरु हुआ करते थे। तो कोई विश्व गुरु इसलिए थोड़ी थे कि हमारे धरती ज्यादा थी, हमारे पास पर्वत ज्यादा थे, हमारे पास पहाड़ ज्यादा थे, इस कारण नहीं थे हम विश्व गुरु। विश्व गुरु इसलिए थे कि हमारे तप, हमारे दर्शन ने पूरे विश्व को हमारी तरफ आकर्षित किया। एक दिशा हमने दी, फिर गड़बड़ कहां से हुआ? ये तो आप ही सब पढ़ाते हैं ना। हमारे इसी भारत के भीतर करीब 6 से 6.5 लाख गुरु आश्रम या गुरु घर हुआ करते थे, जहां लोग जाकर के गुरुओं के आश्रय में रह करके अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई भगवान राम के पिता महाराज थे, दशरथ थे। कोई शिक्षकों की कमी हो सकती थी क्या उनको? चाहते तो 1000-2000 शिक्षक लगा लेते, हर कमरे में, हर पद में खड़ा रहता एक शिक्षक। पर नहीं, कहां गए वो? कहां भेजा? शिक्षा के लिए गुरु आश्रम भेजा, और उसका उद्देश्य केवल यही था कि ज्ञान प्राप्त करना है। और उससे निकल करके आए तो बने क्या वो? एक त्यागी, तपस्वी, अपने दिए गए वचन को प्राण देने वाला। ये ज्ञान प्राप्त कर दिया है वो, जिसने इस दुनिया में अमरत्व प्रदान किया। और उसी गुरु ज्ञान के कारण जब उनने उस प्रण, अपने वचन के प्रण को पूरा करने के लिए जंगल की तरफ गए, रायपुर के आसपास था, इसी साइड में था जिस तरफ वो गए थे, किसकिंधा की तरफ। वो फौज बुला सकते थे लड़ने के लिए, पर नहीं। वो सब करते हुए लौट करके आए, और प्राप्त क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे। यह है गुरुदान का सर। दूसरा उदाहरण कृष्ण का ले लो। वो भी जब अपने गुरु आश्रम गए तो दुनिया में अमरत्व प्राप्त करने वाली चीज लेकर के आए, और वो सुदामा कृष्ण की दोस्ती, जो आज भी अमरत्व है। 4000 साल बाद भी किसी की मित्रता की दुहाई दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा की ही दी जाती है मित्रता। ये गुरु का असर है, इसलिए हम इस गुरु थे। परंतु जब हमको देश से हमारे आक्रांताओं ने, हमारे उन विदेशी लोगों ने हमको राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने का प्रयास किया, गुलाम बना लिया, तो शरीर से गुलाम बनना आसान है। आवश्यकता होती वैचारिक तौर पर गुलाम बनाने की, और वैचारिक तौर पर गुलाम तभी होगा जब हमारी मूल भावना को हम पूरी तरह से हटा दें, हमारे उस विचार को खत्म करना।
सीमाओं का कहर था, और उसके शिखर में हमारा तप का दर्शन खड़ा हुआ था। अकबर क्या चाहता था तुलसीदास को? उनकी ताकत देखो, उनका तप का दर्शन देखो, तप का उनका त्याग देखो। उनने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। एक तो राष्ट्र भाव पैदा करना, राष्ट्र भाव, देश भाव नहीं। मैं जब राष्ट्र भाव कहता हूं तो देश से अलग रखना उसको। देश का मतलब होता है किसी जमीन के टुकड़े पर उस सत्ताधारी लोग कब्जा करके उसको संचालित करे, वो देश है। और उसी देश, उस मिट्टी की जगह पर, उस धरती की जगह के साथ साथ यदि हमारा संस्कृति, हमारा दर्शन, हमारा तप का, अध्यात्म का वो ताकत उसके साथ जुड़ जाकर वो राष्ट्र कहलाता है। इसलिए राष्ट्र की बात करता है, उस राष्ट्र के भाव को जागृत करना। और ये कर कौन सकता है? आपसे बेहतर कोई माध्यम हो नहीं सकता। हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं, आखिर कौन सी वजह है कि हमारे बच्चे ज्यादा क्या रखते हैं? किसी से पूछा एक बच्चे से कि साहब 1 किलो दूध की कीमत 2 रुपया और उसमें 1 लीटर पानी मिला दे तो कितनी कीमत हो जाएगी? तो सीधा जवाब देता है 4 रुपया हो जाएगा। गणित तो आपने पढ़ाई है ना, ऐसा क्यों पढ़ाया? ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया कि पानी मिलाते ही 6 महीने सजा हो जाएगी उसको? ये भाव हमने क्यों जागृत नहीं किया? ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसीलिए हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। मैकाले, जिसका मैकाले शिक्षा नीति बहुत पढ़ाते हो आप, बहुत पढ़ते हो। उसका जो बिल पार्लियामेंट में रखा हुआ दस्तावेज है, उसमें से उसने स्वतः लिखा है, उसने खुद लिखा कि भारत के अंदर पैदा होने वाला बच्चा अध्यात्म से ओतप्रोत होता है। इसीलिए उसके ऊपर गुलामी, वैचारिक गुलामी नहीं की जा सकती। फिर उसी ने तरीका बताया कि इनको हम वर्गों में विभाजित करें। वर्ग विभाजित, एक उच्च वर्ग कर दें, नीचे वर्ग कर दें, तो कैसे हो सकता है? एक को अंग्रेजी पढ़ा दो, एक को छोड़ दो, अपने आप एक भाव पैदा होगा। एक उच्च वर्ग दिखाई पड़ेगा, उसको इंफीरियर मानेगा, वो उच्च हो जाएगा। यहीं से बंटवारा शुरू हुआ और बंटवारा देश से शुरू हो गया। उच्च वर्ग में समझने वाले लोग ये समझने लगे कि हम सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, और उसको नीचे तरफ हम धकेलते गए, नीचे तरफ धकेलते गए। हम उसमें भारत का राष्ट्र भाव नहीं जगा सके, राष्ट्र भाव हम नहीं पैदा कर सके उसके भीतर। और इसीलिए आज तो हमारे सामने संकट आया हुआ। संकट इसी बात का है कि हमारा जो मूल है, हमारा मूल क्या है? हमारा सनातन धर्म का मूल है क्या? मूल है अतिथ देवो भव वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा मूल भाव है, और इसी हमारे मूल भाव पर हमला हो रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं इसी पर, और वो सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि हम किसी तरह से उससे हट करके बाहर चले जाएं तो शायद उनको आक्रमण करने का अवसर मिले। और इसी भाव से किया कि आपके साथ आपका अपमान नहीं हो, पर हमारा वेतन से जुड़ा हुआ अपमान हमारा कोई अपमान माने नहीं रखता। हमको वेतन जब मिलता हो, हमारा सबसे बड़ा अपमान यह है कि हमको हमारे गांव के भीतर रहने वाले समाज के लोग हमको हे दृष्टि से देखें। उससे बड़ा अपमान हमारे शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता है। हमें चिंता अपने उस अपमान की करना चाहिए। समाज के ऊपर, समाज के भीतर हमारी छवि सम्मान की बने, और ये हमारी भूमिका में हो सकती है, और हमारी इस भूमिका से कतई नहीं हो सकती। हम पढ़ रहे अखबार में, हमारे डीओ साहब जाते हैं, इस समय रोज चेकिंग कर रहे हैं, गए स्कूल में ताला बंद है, 3 मास्टर तीनों ताला बंद करके भाग गए। कानूनी तौर पर आप हाई कोर्ट से जीत जाओगे, तमाम सारी बातें हो जाएंगी, और समाज में जिस नजर से हम गिरेंगे, शायद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस नजर को, उस सम्मान को नहीं बहाल कर सकती। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसलिए हमें सम्मान अर्जित करने की आवश्यकता है। आखिर हम लोग भी पढ़े हैं, आज हम 70 साल के हो गए, और हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं, हमारे भी शिक्षक रहे होंगे। इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद अपने शिक्षक के सामने मैं आज भी कुर्सी नहीं बैठता हूं। क्या भाव रहा होगा, क्यों ऐसा कर दिया उन्होंने हमको?
आज का जो छात्र हमारे सामने आकर के कैसे खड़ा होता है आपको अंदाजा स्वतः होना चाहिए। अपने अंतर्मन से देखो, अंतर्मन से हम क्या कर रहे हैं इसकी किसी से तुलना मत करवाना। कहीं से कोई कॉपी जमाने की आवश्यकता नहीं, न डीओ जांचेगा न जेडीओ जांचेगा, कोई जांचेगा नहीं, खुद जांचो। हमारा अंतर्मन क्या कहता है वही करना चाहिए। तो एक किस्सा है महात्मा जी का, चारों को एक काम कहा कि ऐसा करो, एक किसी बगीचे में चले जाओ और एक एक झोला भी ही चुरा के चले जाओ। तो बोले तो बड़ा आसान काम है, लेकिन आसान नहीं है। शर्त यह कि कोई देखे नहीं। चारों गए, 3 ने भरा, एक खाली आया। दूसरे दिन महाराज ने पूछा ले आए, तो 3 तो बोले हम ले आए, चौथा नहीं आया। महाराज जी ने पूछा कि किसी ने देखा नहीं, तो किसी, तीनों ने कहा किसी ने नहीं देखा। तो चौथे से पूछा कि भैया जब इनके साथ में थे तो तुमको कौन देख रहा था? उसने कहा कि हमारी अंतरात्मा देख रही थी, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारी अंतरात्मा से हमको देखा। तो बड़े महाराज जी ने कहा तुम्ही पास में इनको 3 को फिर डंडा लगाओ, इनको फिर रखो यहाँ से। हमें इस भाव को पैदा करना हमारे अंतर्मन से, क्योंकि आप एक पिलर खड़ा कर रहे हो समाज का, इस देश का। अगर किसी नींव का पिलर कमजोर हो जाएगा तो फिर नींव सही सलामत नहीं हो सकती, देश और समाज ठीक नहीं हो सकता। या देश और समाज को ठीक बनाए रखना है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जिसे हम शिक्षित कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते कि आपको पढ़ाने से कोई अब्दुल कलाम पैदा हो जाएगा या कोई राधा कृष्ण पैदा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहता। पर राष्ट्रभाव के साथ कम से कम अभिनव पैदा हो सके, ये तो हम पैदा कर सकते नहीं कर सकते, ये तो हम कर ही सकते। राष्ट्रभाव के साथ महाराणा प्रताप को तो जान सके, शिवाजी को तो जान सके। हमारा मूल संविधान की मूल प्रति है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। उसके 22 खंडों में लगातार हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन, उसका चित्रण है मूल में। राम सीता लक्ष्मण की फोटो लगी है, कृष्ण के रथ के साथ फोटो लगी हुई है। हम अपने बच्चों को बताया हमने, ये वो बात करने वाले जो ये कहते हैं कि हम ये बात करके सांप्रदायिकता की तरफ जाना चाहते हैं, ये उनको जवाब देने की आवश्यकता है। बाबा साहब मेरे के बनाए संविधान मूल संविधान में दर्ज है, सारे खंडों में दर्ज हुआ है, और हम अपने बच्चों को नहीं बता सके। तो वो भी सोचता है कि कोई बात होती है, ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने पर विश्वास करें। ये हमारा भारत देश या भारत राष्ट्र, हम सब अविश्वास, और मैं जब अपने विश्वास की बात करता हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में हमारे भारतीय दर्शन का, हमारे भारतीय विज्ञान का, हमारे भारतीय आयुर्वेद का, हमारे भारतीय शिक्षा का कोई मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती। अर्वाचीन से, प्राचीन से अर्वाचीन तक हमारी शिक्षा पद्धति, दृष्टि और लक्ष्यों पर एक विहंगम दृष्टि डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और यहाँ इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम 2 शिक्षा विभूतियों को आपके कर कमलों से यहाँ सम्मानित करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से शाल से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और सभासदों से आग्रह है जोरदार करताल ध्वनि से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजमणि शर्मा जी, शाखा प्रबंधक मध्यांचल बैंक। आपका भी साल से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आशीष मिल रहा है, और आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन तथा इस पुस्तक की सुलभता तथा उसके सहयोग पर आपसे थोड़ी सी 1 मिनट की बात के लिए गौरवान्वित किया आपने इस कार्यक्रम को, आपकी उपस्थिति से इस सम्मान बढ़ा। आपका हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि जब भी हम आपसे निवेदन करेंगे तो हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि स्वल्पाहार लेकर के जाएंगे, चाय लेकर के जाएंगे, और पुस्तक अगर आपको यहाँ स्टॉल दोनों तरफ लगाए जा रहे हैं, जो सहयोग राशि
निश्चित है सहयोग राशि आप अदा करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और उसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। दोनों तरफ आपको पुस्तक मिल जाएगी। और माननीय अतिथिगण हमको हमारे दर्शित भैया स्वल्पाहार के लिए ले जा रहे हैं, तो सभी हमारे अतिथिगण प्राचार्य कक्ष के बगल में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। तो मेरा बहुत देर से लगाए बैठा है।